तीसरा जो प्रकार है वह है ईसत विवृत। जब कुछ वर्ण ऐसे हैं जो है, सामने स्क्रिप्ट आप देख रहे हैं, य, र, ल और व। इसका उच्चारण जब हम करेंगे तो हमारी वागिंद्रिय न तो पूरी खुलती है न पूरी बंद रहती है, यानी कि बीच की जो स्थिति है वो इसके अंतर्गत रहती है। और इसीलिए य, र, ल और व, इन वर्णों को हम अंतस्थ वर्ण भी कहते हैं। और चौथा प्रकार है ईसत स्पुष्ट। टी, स, स और ह, ये चार वर्ण ऐसे हैं कि इसका जब हम उच्चारण करेंगे तो हमारी सांस जब बाहर, वायु जब बाहर निकलेगी तो मुंह के अंदर एक प्रकार का घर्षण होता है और वागिंद्रिय का जो द्वार है वो कुछ बंद रहता है। और यही कारण है कि इसे उष्म वर्ण भी कहा जाता है। ये अभी जो मैंने बात कही वो आभ्यंतर प्रयत्न के अंतर्गत। अब इसका दूसरा जो प्रकार है वो है बाह्य प्रयत्न। तो बाह्य प्रयत्न के अनुसार जो वर्ण है उसके दो प्रकार होते हैं, एक है अघोष और दूसरा घोष। जिन वर्णों के उच्चारण में केवल श्वास का उपयोग होता है उसे अघोष कहता है। इसमें किसी प्रकार के नाद का प्रयोग नहीं होता, उपयोग नहीं होता। जो 5 वर्ग हैं उन पांचों वर्ग के जो पहले दो वर्ण जो है, मान लीजिए कि क वर्ग तो क और ख, इसी प्रकार हरेक जो वर्ग है उसका पहला और दूसरा व्यंजन, और इसके अतिरिक्त स, स और स, ये जो वर्ण है अथवा व्यंजन जो है इसे हम अघोष कहते हैं। इसका दूसरा प्रकार है घोष। जो घोष वर्ण है उसमें केवल नाद का प्रयोग होता है। जो पांचों वर्ग है उसका तीसरा, चौथा और पांचवा जो व्यंजन है वो इसके अंतर्गत आता है। इसके अतिरिक्त ल, व, स, ये भी घोष व्यंजन है। बाह्य प्रयत्न के अनुसार वर्णों के दो भेद और भी होते हैं। पहला भेद है अल्प प्राण और दूसरा भेद है महाप्राण। जो अल्प प्राण है, जो भी व्यंजन है उसका जब हम उच्चारण करते हैं तो हमें कम शक्ति का प्रयोग करना पड़ता है और उसमें हकार सुनाई नहीं देता। जैसे कि सभी जो 5 वर्ग हैं उसमें पहला और तीसरा वर्ण जो है वह अल्प प्राण कहलाता है और दूसरा और चौथा ये महाप्राण कहलाता है। जैसे कि अल्प प्राण जो है कि ख, क और ग, जबकि महाप्राण है वह ख और घ। आप ख बोलेंगे तो ह की ध्वनि आपको सुनाई देगी, इसी प्रकार आप घ बोलेंगे तो उसमें भी ह कार जो है वह आपको सुनाई देगा। तो इस रूप में ये जो वर्ण है इसका प्रयोग हम करते हैं। मैंने पंचम वर्ण की बात कही, अंग, ज्ञ, अण, न और म। तो इसमें पहले जो 3 है अंग, ज्ञ और अण, और उसका प्रयोग शब्द की शुरुआत में, हम कोई भी शब्द लिखें तो उसकी शुरुआत में इसका प्रयोग नहीं होता। आप गुजराती अथवा हिंदी में कोई भी ऐसा नाम, कोई भी ऐसा शब्द सुन बताइए कि जिसकी शुरुआत अण से होती हो। हाँ, अपभ्रंश में अलग बात है, जैसे कि अणाई कुमार चरिव नाम से पुस्तक का नाम आपको मिलेगा। जबकि न और म जो है उसका प्रयोग शुरुआत में भी होता है, मध्य में भी होगा और अंत में भी होगा।
एक बात और भी आपको बतानी है कि ये जो पंचम वर्ण है उसका प्रयोग सामान्य रूप से हम लोग अनुस्वार के रूप में करते हैं। मान लीजिए कि अंत शब्द है तो अ, उसके बाद न हलंत होगा और त। ये अंत शब्द जो है हम दो प्रकार से लिखते हैं कि जैसा कि मैंने अभी कहा कि अ, न हलंत और त, और अ के ऊपर अनुस्वार और त, तो अंत और अंत इस रूप में हम लिखते हैं। इसी प्रकार मान लीजिए कि अम्बा शब्द है तो अ, म हलंत और बा। इसी प्रकार जो म हलंत है उसका हम अनुस्वार कर देंगे तो अ के ऊपर अनुस्वार होगा और हम लिखेंगे बा। तो कब हमें ये जो वर्ण है वह पंचम वर्ण जो है वह हलंत के रूप में लिखने चाहिए और कब हमें ये अनुस्वार के रूप में लिखना चाहिए। तो जब भी कोई शब्द हम लिखते हैं और उसमें जो पंचम वर्ण है उस पंचम वर्ण के बाद जो वर्ण जिस वर्ण का प्रयोग हुआ है वह अगर उसी के वर्ग का है तो हम वहीं पर अनुस्वार निकालेंगे। मान लीजिए कि मैं फिर से आपको उदाहरण दूं कि अंत शब्द है तो अ, न हलंत और त, बराबर। तो न जो है वह पंचम वर्ग है और इस पंचम वर्ण जो है उसके बाद त जो है वर्ण का प्रयोग हुआ है। अब ये त वर्ग जो है वह किस वर्ग का है, तो न और त ये दोनों एक ही वर्ग के वर्ण हैं और इसीलिए हम न हलंत का अनुस्वार करेंगे। और इसी प्रकार अम्बा शब्द है तो म हलंत जो है उसका हम अनुस्वार करेंगे, कारण कि म जिस पंचम वर्ग के अंतर्गत आता है उसी वर्ग के अंतर्गत ब व्यंजन भी है और इसीलिए हम म का अनुस्वार करेंगे। हिंदी में कुछ वर्ण ऐसे हैं जो दो दो प्रकार से लिखे जाते हैं। जैसे कि अ जो है ये दो प्रकार से लिखा जाता है, ज जो है वह भी दो प्रकार से लिखा जाता है, अण जो है वह भी दो प्रकारों से लिखा जाता है। जो व्यंजन है हिंदी में 33 और जो स्वर है ये दो प्रकार से लिखे जाते हैं। कुछ जो है वह खड़ी पाई वाले हैं, जैसे कि आप ख देखेंगे तो उसमें खड़ी पाई होती है, ग जो है उसमें है, घ है उसमें है, अ, आ, ज, ज, अण, त, ध, न, ल, प, फ, भ आदि जो है उसमें खड़ी पाई रहती है। जबकि कुछ ऐसे हैं जिसमें खड़ी पाई नहीं रहती, कि जैसे कि क, अंग, ज्ञ, र आदि जो व्यंजन है तो उसमें खड़ी पाई नहीं होती। तो जब हम लिखते हैं तो इसका ध्यान हमें रखना चाहिए। खास करके जब वर्ण विचार की बात हम करते हैं तो वर्तनी का भी ख्याल हमें करना चाहिए। इसके अतिरिक्त हम 12 खड़ी गुजराती में खास करके प्राइमरी स्कूलों में जो छोटे बच्चे होते हैं उनके पास ये पुस्तिका होती है कि और शिक्षक उन्हें जिस रूप में बुलाता है, जैसे कि कने कैनी क, कने कानो का, कने ह्रस्व की, इस रूप में। तो ये स्वरों के चिन्ह है कि अ जो स्वर हैं वह सभी व्यंजनों में मिला हुआ है। मैंने स्क्रीन पर आगे आपको दिखाया सभी जो 33 व्यंजन दिखाए तो उसमें अ मिला हुआ है। जैसे कि अगर क है तो क हलंत प्लस अ बराबर होगा क। तो बिना स्वरों की सहायता के व्यंजनों का उच्चारण संभव नहीं है।
और जब हम शब्दों का प्रयोग करते हैं, खास करके हम बोलते हैं, तो उस समय पर स्वरों का जो उच्चारण है उसमें हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए। अब 12 खड़ी की जो बात है उसमें यही बात आती है, जैसे कि क, का, की, को, ए, के, कई, को, कौ। और विसर्ग का प्रयोग सामान्य रूप से संस्कृत में होता है, और कभी कभी हम लोग हिंदी में भी ऐसे शब्द लिखते हैं। मान लीजिए कि दुख शब्द, तो दु और ख के बीच में हम विसर्ग का जो चिन्ह है वह निकालते हैं। लेकिन जब अध्यापक आपको लिखाते हैं या अध्यापक बोल रहे हों, तो उसे बराबर सुनकर ही लिखना चाहिए, नहीं तो खास करके ह्रस्वई और दीर्घई, ह्रस्वऊ और दीर्घऊ, ये लिखने में अधिकतर गलती होती है। कि मान लीजिए कि ह्रस्वई जो है उसका उच्चार तो की, दीर्घई तो की, ह्रस्वऊ तो को, दीर्घऊ तो थोड़ा खींचेंगे को, इस रूप में। और ए और आई जो है उसे लिखने में भी गलती करते हैं। कभी कभी कुछ विद्यार्थी ऐसे लिखते हैं कि अ निकालते हैं और अ के ऊपर एक मात्रा निकालते हैं, और बाद में पीछे लिखेंगे क, तो शब्द बनेगा एक, लेकिन उस रूप में नहीं लिखा जाता। हमेशा जब स्वर का प्रयोग हो तो उस समय पर जो स्वर है ए, उसी का ही प्रयोग करना चाहिए, और ए में एक मात्रा समाई हुई है। विद्यार्थी दूसरी गलती ये करते हैं कि आई, यानी कि जो ए है जिस पर एक मात्रा बताई गई है उसका उच्चारण जो होता है वह आई के रूप में होता है, और कभी कभी उस पर एक दूसरी मात्रा निकाल कर दिखाते हैं, तो वहाँ पर 2 के बदले 3 मात्राएं हो जाएगी, जिसका उच्चारण हम लोग नहीं कर सकते। इसी प्रकार जो वर्ण है जिसमें स और स, ये 3 है, तो इसमें स और स का प्रयोग तो हम उच्चारण थोड़ा अलग कर सकते हैं, लेकिन जिससे आप लोग सामान्य रूप से षटकोण का स बोलते हैं वह भिन्न रूप में करना मुश्किल है। 6 और से, इसमें भी फर्क है। खास करके गांवों से आने वाले जो विद्यार्थी हैं, अगर उन्हें बोलना हो गुजराती में 6, तो उसके बदले वे बोलेंगे से। सर बोलना होगा तो बोलेंगे छर। तो इस रूप में गलती होती है। और सबसे बड़ी कमजोरी विद्यार्थियों की मैं बता रहा हूँ, माफ़ करना, कि उन्हें ये सारे स्वर और व्यंजन पूरे के पूरे नहीं आते, और क्रम में वे लिख नहीं पाते। तो इसका पूरा ख्याल रखना चाहिए, और इस रूप से यहाँ पर ये जो स्वर और व्यंजनों की जो बात है वह मैंने की है। हम आशा करेंगे कि ये आज की जो चर्चा हिंदी बोली की और स्वर और व्यंजनों की आपके लिए पूर्ण रूप से उपयोगी रहेगी। नमस्कार।